हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो के अंदर हम लोग फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे 325 से 359। लेट अस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर हैज़ बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है, उसी की कमाई से ज़्यादा है। खर्चा इज मोर देन कमाई। Which of the following action can be taken by the government to reduce the deficit? तो यानी कि इनमें से कौन सा स्टेप्स लिया जाना चाहिए गवर्नमेंट का जिससे खर्चा कम हो जाए, आपकी कमाई ज़्यादा हो जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देखा था कि ये रैकरिंग होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रैकरिंग एंड इट इज़ फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। इसको हम कम करेंगे तो हमारा क्या है, फाइनेंस इंप्रूव होगा गवर्नमेंट का। दिस इज करेक्ट। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, तो ये तो और खर्चा है, ये तो और खर्चा है। दिस इज मोर एक्सपेंडिचर, तो इससे क्या है, डेफिसिट थोड़ी इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। रेशनलाइजिंग सब्सिडी, यानी कि सब्सिडीज पे कम खर्च करेंगे। सबसे ज़्यादा हम किस पे देते हैं, फूड सब्सिडी पे देते हैं, उसको कम करेंगे तो हो सकता है हमारा फाइनेंस इंप्रूव हो जाए गवर्नमेंट का। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, ए फॉर आगरा इसका आंसर है। तो इसमें ये बोला हुआ है रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी का मतलब बताया हुआ है रिड्यूसिंग द लीकेज इन्वेस्टेड इन सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट हमने देखा इज इक्वल टू द बोरोइंग, इज इक्वल टू बोरोइंग। बहुत सारे फार्मूलेस थे, वो आप याद रख लो। एंड रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड प्राइमरी डेफिसिट क्या था, प्राइमरी डेफिसिट वाज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना है, 2022-23 बजट में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 6.4 है। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट कितना है, 2.8% है, 3.8%। एंड प्राइमरी डेफिसिट का जो टारगेट है वो कितना है, 2.8%। गवर्नमेंट की जो नेट बोरोइंग्स है वो कितनी है, 60% है। नेट डेप्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट है वो कितना है, 60% है सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट। स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट कितना है, 30%। हमने देखा था पिछले 5 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट है ओवरऑल वो 5 साल में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी बातें हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो यानी कि एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, इज डूइंग एक्सपेंडिचर। तो ये बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट मे बी इन्फ्लेशनरी, क्या इन्फ्लेशनरी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट मे नॉट बी इन्फ्लेशनरी। यहाँ पे मे यूज किया गया है दोनों में, इट मे बी इन्फ्लेशनरी एंड इट मे नॉट बी इन्फ्लेशनरी। ये इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है मार्केट में, तो गवर्नमेंट खर्चा कब करेगी, जब बोरो करेगी। उसके लिए क्या करेगी, बोरो मनी करेगी, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा मनी। जब गवर्नमेंट बोरो करेगी मनी तो उससे क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट में, ठीक है। और गवर्नमेंट जब खर्चा कर रही है तो डिमांड है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट के खर्च करने से एग्रीगेट जो टोटल डिमांड है वो इंक्रीज होगी, टोटल डिमांड तो इंक्रीज होगा। अब ऐसी इकोनॉमी, अभी इसमें 2 कंडीशन देखते हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमी पहले ही 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है, 100% जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट का वो यूटिलाइजेशन पे है, और सेकंड मान लेते हैं 50% यूटिलाइजेशन पे है। यानी कि यहाँ पे जितना सप्लाई हो रहा है उतना ही खर्च हो जा रहा है, यहाँ पे जितना सप्लाई मिल रहा है उसका आधा ही खर्च हो रहा है, आधा खर्च हो रहा है, तो ठीक है। तो अब इस कंडीशन में गवर्नमेंट और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, यानी कि और ज़्यादा मनी देगी इस मार्केट में, तो तुरंत तो सप्लाई बढ़ेगा नहीं। तो सप्लाई तो, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है, जितना आ रहा था उतना पहले ही लगा जा रहा है। तो अभी क्या है, तो तुरंत तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा, तो उसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अभी दूसरी कंडीशन है जहाँ पे 50% पे इकोनॉमी काम कर रही थी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% था इकोनॉमी का, उसमें यदि सप्लाई पहले कितना है, सप्लाई का आधा यूज हो रहा था, तो अभी हम यहाँ पे गवर्नमेंट को और ज़्यादा लोगों को पैसा दे देंगे तो लोग और ज़्यादा खरीद लेंगे। तो उसके कारण क्या है, पहले तो
इट मे नॉट बी इन्फ्लुएंसरी, यानी कि जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट की लोगों की उतना ही यूज कर पाए, इट मे नॉट बी इन्फ्लुएंसरी आल्सो। तो दोनों केस हो सकते हैं इसमें फिस्कल डेफिसिट से। इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। इट रेजेस इफेक्टिव डिमांड, नहीं, इससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है। एग्रीगेट डिमांड है वो फिस्कल डेफिसिट से इंक्रीज होगा। इट मे नॉट इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड, तो इट मे इंक्रीज और मे नॉट इंक्रीज, तो ये क्या है, हम गलत मानेंगे इसको। फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर मानेंगे, सी फॉर कलकत्ता। तो ये हमने पढ़ लिया है। तो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट विल नेसेसरली इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, तो इसमें बढ़ेगी, बट इट मे नॉट इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड। बाकी आप देख सकते हो। तो फिस्कल डेफिसिट मे और मे नॉट कॉज इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज फिस्कल स्लिपेज, मे रिजल्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट का अपना टारगेट रखा था 3% ऑफ जीडीपी को कम करना। अभी गवर्नमेंट मान लेते हैं 4% फिर फिस्कल डेफिसिट हो जाए गवर्नमेंट का, तो इससे क्या है, वो टारगेट तो क्या है, स्लिप हो गया ना फिस्कल डेफिसिट का, उसको बोलते हैं फिस्कल स्लिपेज। यानी कि इसके कारण क्या है, और ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है फिस्कल डेफिसिट के कारण। तो गवर्नमेंट खर्च करेगी तो मार्केट से बोरो करेगी, क्योंकि आरबीआई से तो लेती नहीं है अभी, तो मार्केट से बोरो करेगी मनी, तो मार्केट का क्या हो जाएगा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है वो इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड, तो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फिस्कल स्लिपेज के कारण बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगी। बॉन्ड यील्ड हमने देखा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस ऑफ 1 में प्राइस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के प्राइस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड तो सेकंड स्टेटमेंट हमने देख लिया है, इट इंक्रीजेस डिक्रीजेस द मार्केट इंटरेस्ट रेट, हमने देखा मार्केट इंटरेस्ट रेट फिस्कल डेफिसिट स्लिपेज के कारण इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ये लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई है हमने देखा अभी, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज बी फॉर बॉम्बे। When the government postpone its fiscal deficit target or fiscal deficit increases, then the interest rate in the economy goes up because the government borrow more, demand supply concept। तो ये हम देख लिए, आप पढ़ सकते हो इसको। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी है, जहाँ पे वो कैसे रेवेन्यू रेज करेगी और स्टेप्स लेगी सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं फिस्कल पॉलिसी का, ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ है, इक्विटी को बढ़ावा देना है, दैन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल दी सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सस्टेनेबिलिटी भी क्या है, फिस्कल पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कंट्रोल करता है, आरबीआई इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है, इसमें क्या है, ये इंटरेस्ट रेट है। दैन फिस्कल पॉलिसी में टैक्स का गवर्नमेंट टैक्स एंड गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो फिस्कल पॉलिसी में आते हैं, इसमें बजटरी डिफिसिट होते हैं, इफेक्ट क्या है, और इसमें मार्केट में आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वो सब कुछ चेंज करती है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, हाई इंटरेस्ट रेट हिट्स दी होम ओनर द बेनिफिट, तो इसमें क्या है, डिपेंड अपॉन द टैक्सेस, गवर्नमेंट किस कौन सा टैक्स इंक्रीज कर रही है, कौन सा डिक्रीज कर रही है, उसका फर्क पड़ेगा। तो फिस्कल पॉलिसी का इन जनरल कोई इफेक्ट नहीं होता है एक्सचेंज रेट पे। देन सप्लाई साइड पे इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है वो लिमिटेड होता है। हायर टैक्सेस से क्या है, हायर टैक्सेस से क्या है, अब ये इन्फ्लुएंस हो सकती है। दैन मॉनेटरी पॉलिसी इज सेटअप बाय इंडिपेंडेंटली बाय सेंट्रल बैंक, ये गवर्नमेंट करती है सारा। दैन अभी देखते हैं टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी कैन बी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये देखो हमने, ये क्या है, बिजनेस साइकिल है, ठीक है, तो ये यहाँ से बूम का पीरियड है और ये रिसेशन वाला पीरियड है, तो ये यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब इकोनॉमी बढ़ रही होगी, ग्रोथ रेट हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो गवर्नमेंट क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज में क्या है, गवर्नमेंट अपने क्या है, या तो लोअर टैक्स कर दे, टैक्सेस को कम कर दे, या फिर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दे। तो टैक्स कम करेगी तो क्या है, एक्सपेंसरी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो खर्चा कैसे हो सकता है, या तो टैक्स कम कर देगी, तो टैक्स कम करेगी तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा, तो पब्लिक ज़्यादा स्पेंड करेगी, ठीक है, स्पेंड करेगी तो उससे क्या है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। दूसरा है गवर्नमेंट खुद की स्पेंडिंग इंक्रीज कर दे, जैसे कि रोड बनाए गवर्नमेंट बहुत सारी, तो उसके कारण क्या है, क्राउडिंग इन होगी प्राइवेट सेक्टर की, तो उससे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दैन कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या है, गवर्नमेंट क्या है, रेज दिस टैक्स, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी, यानी कि मनी को कम करेगी, मार्केट में पैसा कम करेगी, कम करने की कोशिश है।
तो एक गवर्नमेंट क्या है, इसे टैक्स रेज कर सकती है या फिर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की वो कम कर देगी, तभी हो जाएगा। जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी तो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास जाएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो उसे क्या करना है, उसके कारण डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो दान लोग सप्लाई खरीदेंगे कम, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीजेज द स्पेंडिंग रिड्यूसेस दिस, ठीक है, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो इन जनरल जो गवर्नमेंट फॉलो करती है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और वो हमने देखा था कि जो काउंटर साइक्लिक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी भी होती है। तो इन जनरल जब बूम आ रहा होता है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तब हम क्या हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करते हैं, दोनों ही कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और जब हम रिसेशन में जा रहे होते हैं तब ये एडवाइज्ड है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करें, ठीक। यदि हम इसके दौरान फॉलो करेंगे रिसेशन, जब जीडीपी इंक्रीज हो रही होगी, नॉर्मल टाइम में हम ये फॉलो करेंगे, तब क्या है, इसके कारण और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी हीटअप हो जाएगी, इकोनॉमी हीटअप हो जाएगी। जब रिसेशन के दौरान यदि हम एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेंगे तब ये और कम हो जाएगी, इसका रिसेशन और क्या है, डीपन हो जाएगा। तो फिस्कल ड्रैग क्या होता है, नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड। फिस्कल ड्रैग क्या होता है, फिस्कल इन्फ्लेशन के कारण लोगों की इनकम बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन के कारण इनकम बढ़ जाती है, परंतु इनकम से लोगों का इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ जाता है, और इनकम बढ़ी है तो वही इनकम है वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इससे जो लोगों की रियल परचेजिंग पावर है वो कुछ बढ़ती नहीं है, वो कमी होती है। तो इन्फ्लेशन पुशेस द इनकम इनटू द हायर टैक्स ब्रैकेट, और लोगों की परचेजिंग पावर यहाँ से इंक्रीज नहीं होती है। फिस्कल न्यूट्रलिटी क्या होती है, फिस्कल न्यूट्रलिटी इट इज़ व्हेन द नेट इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग इज न्यूट्रल, तब उसको बोलते हैं फिस्कल न्यूट्रलिटी। क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट में क्या होता है, किसका क्राउडिंग आउट होता है, प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट होता है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। जब गवर्नमेंट मार्केट से ज़्यादा बोरो कर ले, मार्केट से ज़्यादा पैसे बोरो कर ले, तो वही पैसे जिससे जो प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहे थे वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास पैसे जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर के पास क्या है, पैसे कम हो जाएंगे, तो उससे क्या है, उसकी प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। तो इससे को बोलते हैं क्राउडिंग आउट, दैट इज रिड्यूसिंग दी श्रिंकेज इन लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट गोज अप। तो यानी कि गवर्नमेंट बोरो करेगी तो इंटरेस्ट रेट अपने आप ऊपर चला जाएगा। पंप प्राइमिंग क्या है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट डिफिशिएंट फाइनेंसिंग करती है और अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है उसको, ताकि इकोनॉमी को रिवाइव कराया जा सके। तो ये स्लगिश ग्रोथ होती है तब इसको, या फिर रिसेशन के दौरान पंप प्राइमिंग का मेथड फॉलो किया जाता है। देन ट्विन डेफिसिट किसको बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट को बोला जाता है ट्विन डेफिसिट। फिस्कल प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट है, उन दोनों को क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट। फिस्कल क्लिफ क्या होता है, फिस्कल क्लिफ रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपायरिंग टैक्स रेट एंड अक्रॉस दी बोर्ड, गवर्नमेंट भी ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट है और टैक्स रेट भी क्या है, बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक स्टिमुलस क्या होता है, इकोनॉमिक स्टिमुलस रेफर टू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू बूस्ट दी इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टिमुलस क्या है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी ज़्यादा पैसा खर्च करती है, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट क्या है, कम कर देती है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस, उसमें पैकेज दिया जाता है, ठीक है, डिमांड बढ़ाई जाती है। तो फिस्कल स्टिमुलस में क्या है, इसमें आरबीआई इस फिस्कल स्टिमुलस में गवर्नमेंट अपना एक्शन लेगी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की है, यहाँ से गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो क्या है, इट हेल्प इन गवर्नमेंट या तो टैक्स कम कर ले या फिर अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे। मॉनेटरी स्टिमुलस क्या है, आरबीआई होगी तो आरबीआई अपना जो रेट है वो चेंज करेगी, लोअर करेगी इंटरेस्ट रेट। ऑफ बजट फाइनेंसिंग क्या होती है, ऑफ बजट फाइनेंसिंग इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट फंडेड थ्रू द बजट, यानी कि गवर्नमेंट कोई एनबीएफसी बना ले या फिर स्पेशल पर्पज का व्हीकल बना ले, हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं वैसे तो ये, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल बना ले या फिर इनको पैसा दे दे, फिर गवर्नमेंट एक कंपनी बनाए एनबीएफसी और उसको पैसा, उसको बोले कि तू खर्च कर जितना खर्च करना चाहती है, और उसका जो इसके थ्रू जो खर्च होगा, एनबीएफसी के थ्रू जो खर्च होगा वो गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट में, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट होगा उसके अंदर इसको ऐड नहीं किया जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि नेशनल स्मॉल सेविंग अकाउंट्स होते हैं, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, उसके थ्रू जो फंडिंग होती है वो एनबीएफसी को होती है, उसमें जो फंडिंग जाती है वो जनरली क्या है, ऑफ बजट फाइनेंसिंग का एक टाइप है। दैन सोवरेन डेब्ट क्राइसिस क्या होता है, ये कोई बाहर से हम लोन लेते हैं फॉरेन करेंसी में तो उसको हम पे नहीं कर पाते, उसमें जो भी मिस्कुल आती है उसको बोलते हैं उसके कारण जो क्या हो जाएगा, सोवरेन डेब्ट क्राइसिस आ जाएगा, हमको अपना लोन पे नहीं कर पाते हैं। तो
इट डिस्क्राइब द डिफिकल्टी दैट ए नेशन फेसिस इन सर्विसिंग ऑफ द लोन इट हैज़ टेकन इन फॉरेन सोर्स इन फॉरेन करेंसी। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होते हैं, ये हमने पहले दे चुके हैं। एक गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो स्टेट के बिहाफ पे आरबीआई रिलीज करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल डेफिसिट को फंड कर सकता है। एफडीआई, एफडीआई तो भैया प्राइमरी मार्केट में होता है, इन्वेस्टमेंट है, प्राइमरी मार्केट में है, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है। तो लेस देन 10%, हमने देखा था कि मोर देन 10% होता है तो उसको क्या है एफडीआई मानते हैं, लेस देन 10% होता है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर माना जाता है। तो एफडीआई तो इन्वेस्ट ही नहीं करता है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ये प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करता है एफडीआई इन जनरल, सेकेंडरी में तो इन्वेस्ट ही नहीं करता, तो कैसे करेगा ये। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यस दिस, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वहाँ से भी कर सकता है। देन एनआरआईज भी कर सकते हैं। एनआरआईज का जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है, बैंक उसमें आता है तो उसमें उसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है फिस्कल डेफिसिट का फंडिंग करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द, फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, बोरोइंग के बराबर है, बोरोइंग के बराबर है। तो एनआरआई का जो पैसा आ रहा है वो भी क्या है, ए टाइप ऑफ बोरोइंग है। देन उसका जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ बोरोइंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होता है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बजट हमने देखा था आर्टिकल 112 के अंदर इसको रिलीज किया, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट कॉज करता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इन द पार्लियामेंट। इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और बजट ईयर तीनों का क्या है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होते हैं। इसमें कंसोलिडेटेड अकाउंट से फंड से आता है, कंट्रीजेंसी फंड से आता है और पब्लिक अकाउंट से जितना पैसा आता है इसमें जाता है। पब्लिक अकाउंट में हमने देख लिया नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है वो किसमें है, एस्टेब्लिश किया गया है, पब्लिक अकाउंट में किया गया है। डिमांड फॉर गारंट्स है वो आर्टिकल 113 के अंदर आती है। दैन अप्रोप्रिएशन बिल है जिससे पैसे निकालते हैं हम, तो उससे क्या है वो आर्टिकल 114 के अंदर आता है। इसके बिना विदाउट एनैक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल ए पेनी कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज अंडर आर्टिकल 266। फाइनेंस बिल इज आर्टिकल 110 ए के अंदर आता है। फाइनेंस बिल प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द टैक्स। फॉर रेवेन्यू डेफिसिट हम देख लेते हैं, ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हम सब कुछ देख चुके हैं आगे वाला, तो ठीक है। Consider the following statement: fiscal deficit is necessary for developing economies. In general, it is good for the fiscal deficit is considered good for developing economies. First statement is correct. Second statement is fiscal deficit is financed by borrowing from RBI. RBI ने 1997 के बाद में फाइनेंस करना बंद कर दिया है। पहले क्या है उसे अलाउ किया जाता था। एक्सेप्शनल केसेस में अभी 2018 के बाद में इसको अलाउ किया गया है। एफआरबीएम एक्ट के अंदर है, फाइनेंस एफआरबीएम एक्ट के अंदर ये सब अलाउ किया गया है। एफआरबीएम एक्ट 2003। दिस इज रॉन्ग, एक्सेप्शनल केस में कर सकती है, तो फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। एज पर एफआरबीएम एक्ट आरबीआई शुड नॉट फंड द गवर्नमेंट। जब आरबीआई क्या है, जब गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट है उसको वो गवर्नमेंट क्या है सिक्योरिटी पेपर रिलीज करेगी, सिक्योरिटी या डेब्ट पेपर रिलीज करेगी, वो इसको आरबीआई खरीद लेगा। आरबीआई खरीदेगा, आरबीआई फिर इसको गवर्नमेंट को क्या है पैसा दे देगा, पैसा देगा। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ बजट, उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है उसको, हाई पावर्ड मनी। तो यहाँ से डायरेक्ट फाइनेंसिंग हो रही है, आरबीआई प्रिंट कर रहा है करेंसी और पैसे दे रहा है, इन बदले में गवर्नमेंट से डेब्ट और सिक्योरिटी ले रहा है। सर्टेन लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज गुड फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो वेरियस टाइप ऑफ बजटिंग होती है जो हमने नहीं देखा था पिछले लेक्चर में। इंक्रीमेंटल बजट में क्या होता है, इस साल का बजट मेरा 10 रुपये का है, 10 रुपये मान लेते हैं इस साल का बजट है, तो मैं इंक्रीमेंटल बजट में क्या हूँ, अगले साल का मेरा बजट है तो उसी के आधार पे 12 रुपये रखूँगा, फिर उससे अगले साल का मैं मान लेते हैं 3 रुपये और ऐड कर दूँ 15 रुपये रखूँ, तो उसमें इंक्रीमेंटल बजट बोलते हैं। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है तो इसमें क्या है, ये क्या है ऊपर का जो मालिक है, टॉप टू डाउन अप्रोच है। पहली बात तो ये एक्टिविटी बेस्ड में कौन सी एक्टिविटी में पैसा लगाना है वो क्या है हमें हमारे मालिक बताएंगे, टॉप टू बजटिंग। तो इसमें कंपनी के जो कंपनियों के केस में ये कंपनी वाला होगा, गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसमें कौन से एरिया में कौन से प्रोग्राम में कितना पैसा लगाना है। वैल्यू प्रपोजिशन बजटिंग में क्या होता है, तो इससे कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसके हिसाब से बजट को बनाया जाता है। देन जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग में सब मान लिया जाता है कि ऑल द डिपार्टमेंट इन बजट का जो अजम्पशन माना जाता है कि सारे डिपार्टमेंट का जो इनिशियल बजट है वो जीरो माना जाता है, एंड उसमें कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया जाता है, ओनली जो मस्ट नेसेसरी खर्चा है वही किया जाता है।
तो इट अज्यूम्स दैट ऑल द डिपार्टमेंट एंड बजट आर जीरो, स्टार्ट विद जीरो से स्टार्ट होंगे एंड मस्ट बी रीबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। जीरो बेस्ड बजटिंग इज वेरी टाइट होती है ये, एंड इट अवॉइड एनी और ऑल एक्सपेंडिचर नॉट कंसिडर्ड एब्सोल्यूट असेंशियल फॉर द कंपनीज सक्सेसफुल ऑपरेशन। जेंडर बजटिंग में क्या है, महिलाओं के लिए भी कुछ किया जाता है। इट एनकम्पासेस द एक्सटेंट ऑफ स्पेंडिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। देन आउटकम बेस्ड बजटिंग हम देख चुके हैं, गवर्नमेंट आउटकम बेस्ड बजट भी लाती है। तो द आउटकम बेस्ड बजटिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सजेस्टिंग द लिस्टिंग ऑफ द एस्टिमेटिंग आउटकम्स। तो इसमें आउटकम पे फोकस रहा जाएगा। आउटकम पे को फोकस भी रहा है इम्पैक्ट बॉन्ड का। हमने देखा है इम्पैक्ट बॉन्ड रिलीज किए गए थे किसके द्वारा, या मेरे को बताओगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रिलीज किए थे। फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड ऑफ इंडिया कौन सा था, पिंपरी छिंदवाड़ा में रिलीज किया गया है। उससे रिलेटेड फिस्कल स्टिमुलस क्या है, फिस्कल स्टिमुलस से रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फिस्कल स्टिमुलस। तो फिस्कल स्टिमुलस होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है स्ट्रेटजी टू बूस्ट दिस स्लगिश इकोनॉमी, और इसमें ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, यानी कि टैक्स क्या है कम किए जाते हैं, टैक्स कम किए जाते हैं, गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करती है। तो इट इज स्ट्रेटजी टू बूस्ट दिस स्लगिश इकोनॉमी, यानी कि जब रिसेशन आता है उसको बूस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दिस इज करेक्ट। आरबीआई पंप मोर मनी इन द इकोनॉमी, इट इज फिस्कल स्टिमुलस। मॉनेटरी स्टिमुलस होता तो आरबीआई पंप करता मनी, दिस इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट रिड्यूसेस द सब्सिडी, गवर्नमेंट इंक्रीजेस द सब्सिडी। बच्चे, तो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी इंक्रीज करेगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीजेस तो गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी फिस्कल स्टिमुलस में। दिस इज करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर आर करेक्ट। डी फॉर दिल्ली। The stimulus is an attempt by policymakers to kickstart or stimulate its sluggish economy through a package of measures. It may include reducing of the tax rate or increasing the money in the supply. And monetary stimulus is done by the RBI, that is increasing or decreasing the rice cost. Consider the following: change in the fiscal policy can have impact on which of the following? Change in fiscal policy can current account पे फर्क पड़ सकता है, yes. एंड कैपिटल अकाउंट पे भी कर सकता है। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट पे फर्क पड़ सकता है। क्या इंडिया कैपिटल और करंट अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी फॉलो करता है? उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कौन सी, तारापोरे कमेटी बनाई गई है इसके लिए। तारापोरे कमेटी 2 बार आ चुकी है, 2006 में लास्ट टाइम आई थी, उसने फूलर कन्वर्टेबिलिटी को रिकमेंड किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी फॉर कैलकाटा। Change in fiscal policy can have impact on current account in balance of payment and capital account in balance of payment. तो फिस्कल पॉलिसी के कारण क्या है, फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके कारण क्या है, डिमांड बढ़ सकती है। यदि ज़्यादा खर्चा करेगी तो डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है तो इट कैन इम्पैक्ट। तो डिमांड बढ़ाई है फिस्कल पॉलिसी के कारण। एक करंट अकाउंट को कैसे करंट एंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एनआरआई वाले आते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या देखा था, एनआरआई है, एफडीआई है, सब कुछ इसमें आता है कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज पार्ट ऑफ एनआरआई डिपॉजिट दैन एफडीआई एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में आता है ट्रेड्स वाला है, मर्चेंडाइज ट्रेड है, सर्विस ट्रेड है, तो इसमें ट्रेड आता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हाउ इट इज इम्पैक्टिंग, यदि फिस्कल पॉलिसी के कारण गवर्नमेंट ने, मान लेते हैं टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया तो क्या है एफडीआई और एफपीआई को इम्पैक्ट करेगा। ये टैक्स बढ़ा दिया तो ज़्यादा टैक्स लेंगे तो कम एफडीआई आएगी, तो इट कैन इम्पैक्ट करंट कैपिटल अकाउंट। दिस इज करेक्ट। ये हमने देख लिया कि टैक्स बढ़ेगा तो एफडीआई इन्फ्लुएंस होगा। देन कैपिटल अकाउंट के कैसे फर्क पड़ेगा, करंट अकाउंट को कैसे फर्क पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, इंक्रीज कर दिया तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा क्या है, इम्पोर्ट क्या है, इंक्रीज होगा। डिमांड इंक्रीज होगी तो इंपोर्ट इंक्रीज होगा, इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारा करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट भी आता है तो वो इम्पैक्ट होगा। तो इसका दोनों आंसर है सी फॉर कैलकाटा। ये आप पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट चेंज इन टैक्स पॉलिसीज में इम्पैक्ट एफडीआई और एफपीआई एंड अदर इन्वेस्टमेंट अंडर द कैपिटल अकाउंट। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज द स्पेंडिंग देन डिमांड इंक्रीजेज एंड इट इंक्रीजेज द इंपोर्ट। Which of the following statements are true regarding the counter-cyclic fiscal policy? Counter-cyclic fiscal policy is advised to be followed during the time of recession. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट यूजेस द काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी टू कूल डाउन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द बूम पीरियड, यानी कि बूम पीरियड के अंदर आता है। तो जीडीपी हम देख चुके हैं, इसको काउंटर साइकिल करने के लिए यूज की जाती है। जब बूम आ रहा हो तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग क्या है, कम करने की कोशिश करेगी जिससे इकोनॉमी हीट अप न हो। तो इसका आंसर दिस इज करेक्ट है।
इन काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज इट्स स्पेंडिंग एंड रिड्यूसेस टैक्स, इंक्रीजेज द टैक्स रेट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन। दिस इज अच्छा, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के दौरान है, तो इन काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीजेज द स्पेंडिंग, यस, एंड इट रिड्यूसेस द टैक्स, इट इंक्रीजेज द टैक्स, नहीं, इट रिड्यूसेस टैक्स इकोनॉमिक स्लो डाउन के दौरान। ये सही बातें हैं, दिस इज करेक्ट है। अपना टैक्स कम करेगी गवर्नमेंट, स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसीज में स्लो डाउन के टाइम पे, ठीक है। तो सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो गवर्नमेंट इसमें बूम पीरियड के अंदर प्रो साइक्लिक पॉलिसी होगी, तब प्रो साइक्लिक में क्या है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, टैक्स डिक्रीज करेगी। ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। काउंटर साइक्लिक में उल्टा होता है एंड उसका प्रो साइक्लिक में सेम होता है, ठीक है। विथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है, हमारा जो फजूल का खर्चा है, खर्चा कम करने के बारे में बात होती है। जितना भी हमारा खर्च है उसको कम करेंगे, ठीक है। इन कमाई को, हमारी जो रिसिप्ट है उनको इंक्रीज करेंगे, कमाई यानी कि रिसिप्ट को इंक्रीज करना है और एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना है फिस्कल कंसोलिडेशन के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज एन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट, दिस इज करेक्ट। फिस्कल डेफिसिट को कम करने हैं। इट इज एन एफर्ट टू रिड्यूस द पब्लिक डेब्ट, तो गवर्नमेंट का खर्चा, कर्जा दोनों ही, खर्चा और कर्जा दोनों ही कम करना है, दिस इज आल्सो करेक्ट। इट इज एन एफर्ट टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट, ऐसा कोई है नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट से ये रिलेटेड नहीं होता है फिस्कल कंसोलिडेशन, पब्लिक डेब्ट से जरूर होता है, ये याद रखिए। इट इज एन एफर्ट टू रेज द रेवेन्यू एंड ब्रिंग डाउन द वेस्टफुल एक्सपेंसेस, यानी कि फिजूल खर्ची कम करनी है, दिस इज आल्सो करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो fiscal consolidation is an effort by the government to bring down the fiscal deficit. It is an effort to reduce the public debt. This is very, very important. Raise the revenue and bring down the wasteful expenses. Consider the following statement regarding fiscal dominance. Fiscal dominance occurs when fiscal dominance occurs when government or central government dictates monetary policy. Central government dictates monetary policy to RBI. The fiscal consideration limiting the scope for an independent monetary policy. This is the answer of fiscal dominance. जब सरकार की दादागिरी के कारण आरबीआई का जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है वो डिसीजन ना ले पाए, यानी कि कब उसको इंटरेस्ट रेट कब करना है, कब नहीं करना है। अभी जो डब्ल्यूपीआई के केस में अभी इंक्रीज हो गया है, अभी तो अब कितने दिनों बाद गवर्नमेंट आरबीआई ने अपना रेपो रेट इंक्रीज किया है, तो ये एग्जांपल है फिस्कल डोमिनेंस का। तो फिस्कल डोमिनेंस अकर व्हेन सेंट्रल बैंक चूज देयर मॉनेटरी पावर टू सपोर्ट द प्राइसेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि कम गवर्नमेंट को कम पैसे पे लोन देते हैं, जिसके कारण क्या है, अपना उनको सीआरआर वगैरह वो बैंक रेट कम रखना पड़ेगा, रेपो रेट कम रखना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट को सिक्योरिटी को कम पैसेस में मिले, कम पैसेस पे उसे खरीद लें, उससे गवर्नमेंट को कम पैसेस पे लोन मिल जाए। तो इंटरेस्ट रेट एट अ लो लेवल टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके कारण जो कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट है वो कम हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। इसका फिर हमें करने पड़ेगा आगे, बैटरी लो हो गई है, बैटरी लाइट नहीं है अभी, तो इसको बाद में रिकॉर्ड करते हैं। वेलकम अगेन। लाइट चला गया था, अभी आया है, कितने 8 घंटे बाद लाइट आया है। सुबह स्टार्ट किया था मैंने रिकॉर्ड करना। लेट अस स्टार्ट करते हैं, होपफुल कि ये आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, मोनेटाइजेशन ऑफ, ये रिकॉर्ड क्या है, पेन तो लगा नहीं हुआ। सो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, consider the following statement regarding monetization of deficit. RBI purchases government bond in the primary market. So what is happening in monetization of deficit? Actually, RBI print currency and government is buying a bond from RBI. Government buy a bond. So this currency will be liability of RBI. This currency that RBI is printing is liability of RBI, whereas it is getting the bond that is asset for the RBI. So RBI liability is also increasing as well as RBI का asset भी increase हो रहा है, पर गवर्नमेंट को तो पैसा मिल गया, गवर्नमेंट को पैसे मतलब है। सो गवर्नमेंट क्या करेगी,
अपना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट पूरा करेगी और ज़्यादा फिजिकल स्पेंडिंग करेगी, फिजिकल स्पेंडिंग करेगी तो क्या है, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, मार्केट में क्या है, ज़्यादा पैसा आएगा, मोर मनी विद पीपल, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा पैसा आ गया तो उसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन, यदि इकोनॉमी कैपेसिटी 100% पे यूटिलाइजेशन हो रहा है तो मान लेते हैं इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, करेंसी का डेप्रिशिएशन होगा। इन्फ्लेशन के कारण डेप्रिशिएशन, करेंसी की वैल्यू क्या है, रुपये की वैल्यू डाउन हो जाएगी क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ रुपी विल डिक्लाइन। सो आरबीआई परचेजेस द गवर्नमेंट बॉन्ड इन द प्राइमरी मार्केट। आरबीआई जो बॉन्ड परचेज करेगा गवर्नमेंट से वो प्राइमरी मार्केट में होगा, डायरेक्टली आरबीआई से खरीदेगा। दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज अलाउड एज पर आरबीएम एक्ट, मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट इज अलाउड but only under exceptional circumstances, that is under escape clause it is allowed. Before 1997 it was allowed किया गया था, before 1997 से अलाउ किया गया था, फिर कुछ टाइम के लिए 1997 में आरबीआई ने वेज, आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें से क्या हुआ था, वेज एंड मीन एडवांसेस की फैसिलिटी दी गई थी गवर्नमेंट को टू मीट्स इट्स टेम्पररी मिसमैच एंड इन द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो उसके बाद में 2017 तक इसको अलाउ नहीं किया गया था कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद में अलाउ किया गया, देखते हैं। तो इट इज़ अलाउड एज पर दिस इज करेक्ट एंड ओनली इन exceptional circumstances. It may lead to inflation, yes, this is correct, and macroeconomic instability. This is also correct. So answer for this question is D for Delhi. तो monetization of deficit means government borrow from the RBI, that is ये हमने सब देख लिया है, ठीक है। This is allowed for RBI but only in this, आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ना चाहो तो। Then हमने देखा था कि till 1997 it was allowed through automatic monetization of deficit was taking place through the ad hoc treasury bill. Then 1997 में there was signing of agreement on ways and mean advances. It discontinued ad hoc treasury bill from 1st April 1997. Then till 1997 से 2006 के बीच में से कुछ चला रहा था, फिर 2006 से 2018 के बीच में it was completely prohibited by FRBM Act. फिर कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने FRBM एक्ट को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई थी, अनकेसिंग पैनल बनाया गया था, उसने अलाउ किया था इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डायरेक्ट मोनेटाइजेशन वाज अलाउड अंडर एस्केप क्लॉज। सो करंटली इट इज़ अलाउड ओनली इन एक्सेप्शनल क्लॉजेस। तो रीज़न बिहाइंड क्या होते हैं इसके लिए, डिमांड गवर्नमेंट को चीप रेट पे पैसा मिल जाएगा, दैट विल फाइनेंस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकवरी प्रोग्राम लाइक गति शक्ति के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं हम। एंड इसके कारण डिफ्लेशन के वो यानी कि रिसेशन आ गया कोविड के कारण, तो टेक्निकल रिसेशन में भी एंटर गए थे, उसके बाद में वी आर रिकवरिंग, तो इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इन्फ्यूज लिक्विडिटी। एंड इसमें कंसर्न क्या हो जाएगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, इट इरोड्स आरबीआई की कैपेबिलिटी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, तो उसकी क्रेडिबिलिटी इज़ इन डेंजर, इसके कारण हो सकता है, मतलब इट हार्ड द फिस्कल प्रूडेंस बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी फिर, जैसे ईजी मनी। दैट इनएफेक्टिव टू इंक्रीज द लिक्विडिटी, सर्टेन टाइम के बाद में हम देखते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट दैन इट कैन लीड टू द लिक्विडिटी क्राइसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मे लीड, मे बताना है आपको, लीड टू रुपी डेप्रिशिएशन, यानी कि रुपी क्या है, डिक्लाइन हो रहा है, रुपी की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अगेन हमने अभी देखा है कि एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी में ज़्यादा मनी होगा, ज़्यादा मनी होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो क्या है, रुपये की वैल्यू, परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगी, डिक्लाइन होगी तो क्या होगा, डेप्रिशिएशन होगा। दिस इज करेक्ट। अगेन एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, सेम लॉजिक। monetization of deficit is also leading to this. What is debasement of currency? This is important term, debasement of currency. So debasement of the currency is lowering of the value of the rupee. It is lowering of value of rupee. By the government, it is lowering of the value. इसके द्वारा भी क्या है, डेफिसिट इंक्रीज होगा, लोअर वैल्यू रुपये की कम होगी तो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, इसके कारण इन्फ्लेशन आ जाएगा,
इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी ये हम देख लिया है, मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट हमने देख लिया है, ठीक है। इन्फ्लेशन विच मे लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। देन डिबेसमेंट ऑफ करेंसी इज क्या है, इट रेफर्स टू द लॉवरिंग ऑफ द करेंसी वैल्यू डन बाय प्रिंटिंग मोर करेंसी। सेंट्रल बैंक ज़्यादा करेंसी प्रिंट करेगा तो उससे वैल्यू कम हो जाएगी रुपये की। मोर मनी होगा तो मोर मनी से फिर इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन से डेप्रिसिएशन आएगा। ये बात सबको अब तक रट गई होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, तो दिस क्वेश्चन कहता है बिफोर 1997 सेंट्रल गवर्नमेंट यूज टू डायरेक्टली मोनेटाइज डेफिसिट फ्रॉम आरबीआई, ये हमने भी देखा है, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट इज टू सपोर्ट गवर्नमेंट बोरोइंग बाय परचेज ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड इन द ओपन मार्केट। ऐसा नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द टूल ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो टारगेट है 4±2%, उसके लिए आरबीआई इसका यूज़ करता है, इसके लिए यूज़ नहीं करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर 1997, ये हम देख चुके हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है ओपन मार्केट ऑपरेशन इज यूज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन देन सपोर्टिंग द ग्रोथ एंड प्रिवेलिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। Consider the following statement regarding the tax base. What is tax base? अटैम्प्ट कीजिए। इट इज़ एग्रीगेट। टैक्स बेस क्या होता है, वो हर सारी चीज़ें जिस पे हम टैक्स लगा सके। तो इट इज़ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रीम ऑन विच टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो दिस आंसर इज डी फॉर दिल्ली। तो टैक्स बेस इज द एग्रीगेट वैल्यू, सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, कृषि से लेके किसी भी चीज़ पे हम टैक्स लगा सकते हैं, आल्दो एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता है। तो इट इज़ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रीम ऑन विच टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। So tax base is defined as the total value of the financial stream on the asset on which this can be imposed। ठीक, इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स में बेस क्या है, इनकम है, इस पे पैसा बेस लगाया गया है। जीएसटी में क्या है, गुड्स एंड सर्विस की जो वैल्यू है उस पर टैक्स हम लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जिस पे टैक्स लग रहा है, बेस इज दैट। तो इससे जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। सो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जिसमें इंसिडेंस क्या होता है, टैक्स का इंसिडेंस वो ऑन डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर, यानी कि जिसको देना होता है टैक्स उसी पे लगेगा टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये इनडायरेक्टली जो है उस पर इम्पोज ऑन द मैन्युफैक्चरर और गुड्स ऑफ सर्विस के लगता है, फिर उससे धीरे धीरे कंज्यूमर पे आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, दैन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, then value added tax, VAT was there, excise duty is there, luxury tax is there, then sales tax is there, all of them are indirect taxes। तो there are three method of taxation के 3 मेथड होते हैं। प्रोग्रेसिव मेथड, जैसे आपकी प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उससे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों की वैसे वैसे उसको टैक्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे आपकी 10,000 आज इनकम है तो आपकी 1 लाख रुपये इनकम हो जाए तो आप पे टैक्स भी क्या है, पहले 10% टैक्स लग रहा था, अभी आप पे 20% टैक्स लगा दिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रेग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उस पर आप पे टैक्स भी कम होता जाएगा, उसको रेग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो रेग्रेसिव टैक्स इज असेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ आइटम बीइंग परचेज, इस पे लगता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, सेल्स टैक्स, एवरीवन पे द सेम परसेंटेज रिगार्डलेस ऑफ अर्निंग। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रेग्रेसिव टैक्स होते हैं सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल एक किस पे टैक्स ले लेते हैं, बिस्कुट पे ले लेते हैं। ठीक है, बिस्कुट की एक 5 रुपये के बिस्कुट पे कोई टैक्स लग रहा है, मान लेते हैं एक 10% टैक्स लग रहा है। तो 5 रुपये का बिस्कुट एक गरीब आदमी खरीदेगा तो उसके लिए कितना होगा, एक उस पर 10% पे देखो तो लगभग कितना आ जाएगा, 5 का 10% करोगे तो 0.5 रुपये टैक्स आ जाएगा, 0.5 रुपीज़ के करीब टैक्स आ जाएगा। देन एक कोई रिच आदमी खरीदेगा उसी बिस्कुट के लिए तो उसके लिए 0.5 का कितना एक वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्या है, 10% सब के लिए सेम होगा, यानी कि ये जो 10% टैक्स लगा है वो रिच आदमी के लिए भी सेम होगा और गरीब आदमी के लिए भी सेम होगा। तो गरीब आदमी की जो एज ऑफ इनकम, जिसकी 1000 रुपये इनकम है महीने की, 1000 रुपये, उसके लिए 0.5 रुपये बहुत होंगे। एक आदमी जिसकी 1 लाख इनकम है महीने की, उसके लिए 0.5 रुपीज़ कोई मायना नहीं रखेगा। तो ये क्या है, एज ए परसेंटेज में देखोगे तो इसकी इनकम का जो परसेंटेज है वो इस पर ज़्यादा जा रहा होगा रेदर दैन रिच पर्सन। सो रिग्रेसिव टैक्स आर रेग्रेसिव इन नेचर, उसका जो इम्पैक्ट है वो गरीब लोगों पे ज़्यादा पड़ता है।
एवरीवन पे द सेम अमाउंट, ये हमने देख लिया है। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, इसमें सर्टेन परसेंटेज है वो उतना ही देना पड़ेगा प्रोपोर्शनल टैक्स। तो इसमें एक फ्लैग टैक्स 10% टैक्स लग रहा है तो सब पे 10% ही टैक्स लगेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या है, इनकम के साथ 10%, 15%, 20% इंक्रीज होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या है, आपका इनकम है उसका आपको 10% देना है तो हर एक को आदमी को 10% टैक्स ही देना होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स ऑफ 10% डज नॉट चेंज एज द इनकम राइज और फॉल, चेंज नहीं होगा, ठीक है, दैट इज द प्रोपोर्शनल टैक्स। तो स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स होता है वो स्पेसिफिक वैल्यू पे लगेगा, यानी कि यदि आप कोई 5 कॉपी खरीद के ला रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है तो वो क्या है, स्पेसिफिक टैक्स है। एड वैलोरम टैक्स है, ये जैसे जैसे वैल्यू ऐड होगी उस पर टैक्स लगने वाला क्या होगा, वैल्यू एडिड टैक्स होगा। इसका एग्जांपल रियल एस्टेट टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स का एग्जांपल क्या है, जीएसटी अगेन वैल्यू एडिड टैक्स है, वेट क्या था अगेन वैल्यू एडिड टैक्स था, ये सारे क्या है इसमें है, ठीक है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है तो ये किस पे लगेगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगता है कॉर्पोरेट पे लगता है। कॉर्पोरेट पे ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, इसका लगभग शायद 15% है, ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है दूसरा। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स किस पे लगता है, इंडिविजुअल पे लगता है, और ये टैक्स है वो कॉर्पोरेट पे लगेगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो इसमें मिनिमम टैक्स है यानी कि इतना टैक्स आपको पे ही करना पड़ेगा। जैसे कि 10% मान लेते हैं, 10 गवर्नमेंट ने 15% ऑफ इनकम का थ्रेशोल्ड लगाया है टैक्स पे, तो आपको कंपनीज़ को 15% टैक्स देना पड़ेगा। कुछ एक कंपनीज होती थी वो लूप होल लेके, बहुत सारे टैक्स में लूप होल होते हैं, उनका यूज़ करते हुए वो 0 से 1 या 2% टैक्स ही पे करती थी उनका प्रॉफिट्स वगैरह का, तो वो बहुत लॉसेस दिखा देते हैं। तो इसमें क्या है, टैक्स पेयर्स को नुकसान होता है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है। Then it is the minimum alternative tax is payable under the income tax act में it is payable, it is under income tax act. The concept of MAT was introduced to target those companies that make huge profit and pay the dividend to the shareholder but they are paying no or minimal tax. Then सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, तो ये सिक्योरिटीज़ जो स्टॉक मार्केट में चेंज होती है उन पे आपको जो वैल्यू है उनमें आप पैसा कमा रहे हो उस पर टैक्स लगेगा। दैन द कॉर्पोरेट टैक्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हमने देख लिया है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, यानी कि फ्रिंज बेनिफिट जो भी फ्रिंज सेवा देती है गवर्नमेंट कंपनीज, मान लेते हैं एक कंपनी है जैसे रिलायंस है, रिलायंस अपने कस्टमर्स को दे रही है, मान लेते हैं सर्विस दे रही है, कोई बस सर्विस दे रही है, ठीक है, फ्री बस सर्विस दे रही है, तो उस पर जो इंस्टीड ऑफ पेइंग टैक्स ऑन दिस, इस पर जो टैक्स लगने वाला था उसको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो डिवाइडेंड पे लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हमने देख लिया है। दैन डायरेक्ट टैक्स कोड है, तो डायरेक्ट टैक्स जैसे इनडायरेक्ट टैक्स अभी जीएसटी में आ गया है, तो उसी तरह से डायरेक्ट टैक्स कोड बनाने की जब बात चल रही है बहुत टाइम से, तो पहले इसमें था अरविंद मोदी ने टास्क फोर्स हेड की, अभी ये क्या है, अखिलेश राजन टास्क फोर्स थी जो इसने हेड किया था कोड बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड। तो इसको इट विल रिप्लेस दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म यही होने जा रहा है, अखिलेश रंजन टास्क फोर्स इज रिलेटेड विद डायरेक्ट टैक्स कोड। देन टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इट इज़ टोटली लीगल। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टोटली लीगल होता है, लीगल होता है, पहली बात ये, दिस इज लीगल। टैक्स इवेजन क्या है, इवेडिंग टैक्स, इट इज़ इलीगल। तो टैक्स अवॉइडेंस में क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो रूल्स में जो लूप होल दिए हुए हैं उनका यूज़ करते हुए टैक्स अवॉइड करते हैं, बट इट इज़ लीगल, ठीक है। एंड इसमें although it is illegal and it is not advisable, तो इसमें लूप होल का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं उनका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड टैक्स इवेजन में क्या है, यहाँ पे आप क्या है, आपकी कमाई है वो कम दिखा रहे हो, कमाई को कम दिखा रहे हो, खर्चा बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो, तो वो क्या है, कमाई कम दिखा रहे हो, खर्चा ज़्यादा दिखा रहे हो, तो वो टैक्स इवेजन में आ जाता है। यदि आपका खर्चा रियल में ज़्यादा प्रॉफिट हो तो इट इज़ इलीगल, दिस इज़ इलीगल, टैक्स इवेजन इज इलीगल। दैन टैक्स प्लानिंग है, ये तो टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग इज द आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी, तो इट इज़ अगेन लीगल, दिस इज लीगल। एंड यहाँ पे हम प्लानिंग करके है उस जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, जैसे कि इंश्योरेंस, आप LIC से इंश्योरेंस लोगे तो आप इतने 50,000 रख के छूट मिल जाएगी टैक्स में, तो आप इलेक्ट्रल पार्टीज़ को दो तो भी आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, वो सब है इसमें। दैन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो इट इज़ एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ में, कंट्रीज़ के बीच में होता है, इट इज़ रेफर्ड एज अ टैक्स ट्रीटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन द टू नेशन, द टाइम टू अवॉइड और एलिमिनेट द डबल टैक्सेशन ऑन द सेम इनकम। तो इसमें 2 कंट्रीज़ हैं, इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ डिस्कस कर दिया था, 84 नहीं है अभी, पहले हुआ करते थे। तो ये 2 कंट्रीज है, इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है उसी सेम इनकम से, यदि USA में भी इनकम से वो टैक्स ले जाए
तो यदि कोई कंपनी मान लेते हैं कि एप्पल वो इंडिया में काम कर रही है, एप्पल इंडिया में काम कर रही है और इंडिया में भी ऑफिस है और यूएसए में भी उसका ऑफिस है, तो इंडिया में भी उसकी इनकम पे टैक्स लग जाए और यूएसए में भी उस पर टैक्स लग जाए, दो जगह टैक्स लगे उस कंपनी पे, तो क्या हो जाएगा, वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हम देख चुके हैं, ये किस किस के बीच में साइन किया जाता है, ये टैक्स देने वाला प्लस टैक्स अथॉरिटी के बीच में साइन किया जाता है। टैक्स अथॉरिटी उनके बीच में जो आर्म लेंथ प्रिंसिपल पे डिसाइड होता है, ये आर्म लेंथ प्रिंसिपल इसमें फॉलो किया जाता है। ये जो किसी कंपनी की इंट्रा सब्सिडी है, हमने देखा था कि इंट्रा कंपनी टैक्स है, तो इंट्रा कंपनी यानी कि रिलेटेड चार्जेस हैं, जैसे कि हमने देखा था सुजुकी है, दूसरा मारुति था, तो मारुति इसको टायर बेच रही थी, तो उसमें क्या है, ये सब हम देख चुके हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो मारुति इसको टायर बेचेगी तो ये इस पर इन्फ्लेट करके इसमें वापस प्राइस दिखा देगी, जिसके कारण इसका क्या है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इंडिया में उसकी लायबिलिटी कम हो, इंडिया में उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा और जो सुजुकी को वहाँ पे जापान में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसके कारण इंडिया के अंदर तो नुकसान हो रहा है ना। तो यहाँ से पहले ही उसको अवॉइड करने के लिए इंडियन ये टैक्स एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किया जाता है। देन जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है, तो दीज आर अगेन टैक्स से रिलेटेड है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स ये फोर्स में आ चुके हैं एंड इनका यूज किया जाता है टू चेक द पोटेंशियल अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इन जनरल, ठीक है। तो इस पर एक पैनल बनाया गया था, पार्थ सारथी सोम पैनल बनाया गया था, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से रिलेटेड है ये। दैन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग किसका कंसेप्ट है, OECD एंड G20 का कंसेप्ट है। तो यहाँ से वो अगेन कंपनीज है, जैसे कि हमने यहाँ से देखो कोई पेरेंट कंपनी है, देखो ये पेरेंट कंपनी है और ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो ये अपना प्रॉफिट एडवांस प्राइसिंग, ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग से अपना प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र कर देती है दूसरे जुरिस्डिक्शन को, ऐसे जुरिस्डिक्शन को ट्रांसफ़र कर देती है जहाँ पे बहुत कम टैक्स हो या फिर मिनिमम टैक्स हो, ऐसे कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे जाके वो अपना ऑफिस खोल लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि कंपनी के सारे ऑपरेशन है वो यहीं से हो रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो टैक्स अवॉइड कर रहे थे, जैसे कि फ्लिपकार्ट का ऑफिस इंडिया में नहीं है, सिंगापुर में है, तो वहाँ पे कम लोग टैक्स देते हैं। आज दो इंडियन कंपनी है, सारे ऑपरेशन इंडियन में होते हैं, तो वहाँ पे वो उनको कम टैक्स देना पड़ता है। Base erosion and profit sharing, these are the tax planning strategies and that exploit the gap or mismatches in the tax rule to artificially shift their profit to the not tax location where there is a little or very less economic activity. OECD and G20 countries along with developing countries ने मिलकर इसको बनाया था and ये आगे फिर क्या है, मिनिमम जो 15% का जो ग्लोबल टैक्स लेके आ रहे हैं उसी से रिलेटेड है, वो आगे देखेंगे हम। दैन फीचर ऑफ जीएसटी क्या है, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है, ठीक है। तो ये कंजम्पशन स्टेट को मिलेगा, प्रोड्यूसिंग स्टेट को नहीं मिलेगा। इट इज़ ए कंजम्पशन टैक्स मेड ऑन द वैल्यू एडिशन पे, जो है हर स्टेप पे वैल्यू एडिशन होगा। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखते हैं एक रबर की सीट होगी, रबर से फिर क्या है टायर बना रहे हैं, मान लेते हैं टायर है, रबर सीट प्रोड्यूस की गई तो इस पर भी इसको जीएसटी देना पड़ा। फिर टायर, जिसने भी टायर बनाया उसने जीएसटी दिया, फिर उसके बाद में इसने टायर, इसको बाद में क्या है कार बनाई किसी ने तो उस पर भी जीएसटी दिया। फिर फाइनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर को टोटल जो देना पड़ेगा टैक्स वो क्या है, जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल जो है इसको जो मिला है रबर वाले को, इसका जो है इनकम टैक्स क्रेडिट में इसने रजिस्टर किया है तो इसका इनकम टैक्स क्रेडिट में वापस हो जाएगा, ये जीएसटी जो इसने दिया है इसका भी वापस हो जाएगा इनकम टैक्स क्रेडिट से ही। एंड में इसको कंज्यूमर को क्या है, कार जो खरीदेगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो इट इज़ सर्विसेज भी इंक्लूड की गई हैं जीएसटी में एंड बहुत सारे टैक्स जीएसटी में इंक्लूड किए गए थे। कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे, कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट के थे, जैसे कि सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट टैक्स आर सम ऑफ दैम दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द जीएसटी। एंड इसके अंदर 4 स्लैब्स हैं, चाहे 5% है, 12% है, 18% है एंड 28% है। आल्सो 0% इज फॉर द एसेंशियल आइटम, सम ऑफ देम आइटम्स देयर। 5, 12, 18 एंड 28% की क्या है स्लैब्स हैं जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग टैक्सेस आर रेग्रेसिव इन नेचर। रेग्रेसिव कौन से होते हैं हम देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है तो ये रिग्रेसिव तो नहीं होगा। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, दीज आर रेग्रेसिव इन नेचर। आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली अगेन।
तो ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेग्रेसिव टैक्सेशन। रेग्रेसिव टैक्सेशन है, अभी पढ़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स होगा, मान लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टैक्सेशन सिस्टम वेयर द परसेंटेज टैक्स इज लेस फॉर द रिच एंड मोर फॉर द पुअर। तो हमने ये देखा है कि वो परसेंटेज रिच के लिए कम है और मोर फॉर पुअर, दिस इज अगेन करेक्ट। तो इन्फ्लेशन टैक्स इज नॉट रेग्रेसिव, रेदर ए प्रोपोर्शनल टैक्स इन नेचर। इसमें आपको यहाँ तक है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन टैक्स इज रेग्रेसिव होता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा लोगों को जो है, एक आदमी जिसका आटा है, आटा महंगा हो जाए तो उस पर है, गरीब आदमी को ज़्यादा तकलीफ होगा, रैदर देन ए रिच पर्सन जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ महीने कमा रहा है उसको। तो इन्फ्लेशन टैक्स इज रेग्रेसिव, तो दिस इज रॉन्ग। तो फर्स्ट ओनली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो रेग्रेसिव टैक्स मीन्स द टैक्स परसेंटेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उसका आप पे जो बोझ पड़ रहा है वो कम होता जाएगा। तो इन्फ्लेशन इज अ रेग्रेसिव टैक्स, द लॉजिक इज सेम एज द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रेग्रेसिव इन नेचर। इधर आप पढ़ सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेस। एवरी टाइम गवर्नमेंट इज चेंजिंग द एक्साइज एंड द कस्टम ड्यूटी, इट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, दिस इज करेक्ट है। उसमें सर्टेन लिमिट दी गई है। एक्साइज ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन LPG सिलेंडर इज इट आउट ऑफ GST। LPG सिलेंडर इज नॉट आउट ऑफ GST, से आउट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। 5% GST लगता है LPG सिलेंडर पे। रेदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर सम ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेप्ट दिस इज आउट ऑफ GST। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन फ्यूल है, वो क्या है, आउट ऑफ GST से हैं। LPG सिलेंडर पे 5% लगता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड सीलिंग रेट्स ऑन एक्साइज एंड टैक्सेस ड्यूटी on petroleum product under the Excise Act 1944. So every time when a government is changing the duty or taxes, then it is not supposed to amend the law. ठीक है, तो इसमें एक बेसिक लिमिट डिसाइड की गई है कि उतना मैक्सिमम, जैसे MRP होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट्स पे जैसे कॉपी पे 50 रुपये का MRP लिखा होता है, तो उससे जो हमें दुकानदार कम ही देता है, 40 में दे देता है। उसी तरह से एक लिमिट डिसाइड की गई है, मैक्सिमम इतना आप लगा सकते हो, तो उस लिमिट तक गवर्नमेंट ये चेंज कर सकती है। ये फाइनेंस लॉ में बताया जाता है, बजट के टाइम पे इसको लेके आया जाता है। इट कैन नॉट इंक्रीज द ड्यूटी और टैक्सेस बियॉन्ड द सेलिंग रेट। जो सेलिंग रेट होती है उससे बियॉन्ड नहीं इंक्रीज कर सकती विदाउट अमेंडिंग द लॉ। तो 5% GST इज इम्पोज ऑन LPG सिलेंडर, वी हैव सीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग GST। तो GST इज अ वैल्यू एडिड टैक्स, यस GST इज अ वैल्यू एडिड टैक्स, हमने देखा है। इट इज अ मल्टीपोटेंट डेस्टिनेशन टैक्स, मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जहाँ पे आपका कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे आप पे टैक्स लगेगा GST के अंदर। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा C फॉर कलकत्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग GST। तो टैक्सेस नीड टू पेड एट ईच पॉइंट इन द वैल्यू चेन। हमने देखा है कि रबर की सीट पे है, उसके बाद में कार पे है, उसके बाद में रबर की सीट पे है, फिर टायर पे है, टायर से कार पे है, सब पॉइंट पे क्या है टैक्स देना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे वैल्यू प्रोडक्ट का इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज करेक्ट। टैक्सेस नीड टू पेड एट ईच पॉइंट इन द वैल्यू चेन। इट विल हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म है, हमने देखा है कि ITC मैकेनिज्म है, इस पे जो उसका पे करेगा उसको वापस मिलता जाएगा। दिस इज करेक्ट। द टोटल टैक्सेस विल बी पास्ड ऑन द कंज्यूमर, जो सारा टैक्स है वो कंज्यूमर पे पास किया जाएगा। दिस इज आल्सो करेक्ट। आंसर फॉर दिस इज D फॉर Delhi, all of them are correct. Next question is regarding again GST. Consider the following statement regarding once the GST has come into the effect, एक बार GST इफेक्ट में आ गया है तो market price of a particular product will be same at all place. मान लेते हैं कि लैपटॉप ले लेते हैं, तो लैपटॉप का प्राइस हर जगह सेम तो नहीं है भैया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज एक तो शहर में ही ले लो, उसके बाद में एक गांव में ले लोगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज तो ऐड होगा, तो दिस इज रॉन्ग। द प्रोड्यूसिंग स्टेट विल नॉट गेट GST, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको GST नहीं मिलेगा, एज ऑल द GST विल बी पास टू द कंज्यूमिंग स्टेट। हाँ, तो ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो सारा का सारा उसमें पास होगा। दिस इज करेक्ट। इट विल अलाउ सीमलेस पैसेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द स्टेट्स। इनकम टैक्स क्रेडिट है वो स्टेट्स के अक्रॉस चेंज पास किए जा सकते हैं। दिस इज आल्सो करेक्ट।
थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट विल नॉट लीड टू द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, वैल्यू एड टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, तो वो अब खत्म हो गए हैं। GST has led to the harmonization of the tax. This is also correct. It will not lead to the cascading of tax. Answer हो जाएगा 2, 3 and 4. That is D for Delhi. Next question is GST led to the formalization of Indian economy. Why? Because there is input tax credit mechanism is there, so it has led to the formalization. B for Bombay is the answer. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी में 3 जीएसटी इम्पोज किए गए हैं। जीएसटी इज देयर इज अ सेंट्रल जीएसटी, दैन एक और जीएसटी है स्टेट वाला जीएसटी है, और थर्ड इज स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाला है, थर्ड इज दैट आईजीएसटी। तो आईजीएसटी की जो टोटल वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है प्लस में स्टेट वाला जीएसटी है, उन दोनों के बराबर होता है आईजीएसटी। ठीक, अभी इसको देखते हैं क्वेश्चन को। इट इज लेव्ड बाय द सेंटर के द्वारा ले किया जाता है ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स। दिस इज करेक्ट। इट इज लेज्ड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी लगता है। आईजीएसटी रेज इज इक्वल टू द सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, इस दोनों के बराबर होता है, ये हमने अभी देखा है। दिस इज करेक्ट। द टैक्स रेवेन्यू शेयर्ड इक्वली बिटवीन द सेंटर एंड द कंज्यूमिंग स्टेट। तो आईजीएसटी में ये शेयर किया जाता है, सेंटर कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद में शेयर किया जाता है ये सेंटर एंड द कंज्यूमिंग स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड वाले में। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। तो व्हाट डज रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी। रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट कितना होता है? जीएसटी लगाने से पहले सर्टेन रेट पे गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था, तो कुछ स्टेट्स को आशंका थी कि जीएसटी को इम्पोज करने के बाद में उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। जैसे कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनको जिस 5 साल के लिए तो कंपनसेशन दिया गया था, बाद में इसको जो रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट है कि इसका कंसेप्ट यही है कि जितना आपको पहले से इंक्रीज हो रहा था, मतलब पहले से मान लेते हैं आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, हर साल 2% इंक्रीज हो रहा था, तो उसी रेट से आपका जो है जीएसटी लगाने के बाद वो है आपको पैसा वो मिलता रहे, आपका इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता रहे उसी रेट से 2% से। तो ये जो यानी कि जो आपका जो पहले रेवेन्यू था जीएसटी लगने से वो बराबर हो जीएसटी लगने के बाद वाला रेवेन्यू से या उससे ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट विद रेफरेंस टू द जीएसटी। सो द रेट at which the tax or indirect revenue of the central state will not get implemented. So this is correct है। This GST rate at which the tax revenue of the state and the center will not get impacted after implementation of GST. So answer is A for Agra. The revenue tax neutral rate means that the average tax rate should be such that the indirect tax revenue of the government after implementation of GST should not be impacted as compared to the before. So ये tax rate decide किया गया था, वो गवर्नमेंट कैलकुलेट किया गया था, वो अराउंड 14% किया आया था। तो सस्टेन स्टेट्स को जो अलाउ किया गया था कंपनसेशन 5 साल के लिए जीएसटी के इफेक्ट में आने के बाद में, तो उनमें को 14% इंक्रीज दिया गया था स्टेट्स को। जितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था उसका 14%। एक्चुअली बिफोर जीएसटी स्टेट्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू वर्क स्टेट्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू था दैट वाज ग्रोइंग एट 14%। सो इन जीएसटी वी हैव ट्राई टू कीप ए सच ए रेट जीएसटी 16% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, इसके बराबर आ जाता है लगभग 16% 14%। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो ये उसी से दी गई है जिसका रेवेन्यू 5 साल में कम होने की संभावना थी। इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। यस, दिस इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन फंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जीएसटी कंपनसेशन फंड से जो पैसा आएगा वो स्टेट्स का पैसा होगा। पहली बात तो ये है कि वो स्टेट्स का पैसा होगा, तो वो स्टेट्स का पैसा होगा तो कंसोलिडेटेड फंड में आएगा जरूर, परंतु जो अकाउंट ये जो एस्टेब्लिश किया गया है कंपनसेशन फंड, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में है। पब्लिक अकाउंट में हम देख चुके हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड वाले भी आते हैं, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द स्टेट विल बी कंपनसेटेड इफ देयर नॉमिनल रेवेन्यू ग्रोथ इज लेस देन 14% आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ये हमने अभी देखा है कि उसमें 5 साल के लिए उनको दिया जाएगा कंपनसेशन। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ओनली करेक्ट। सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। सो
तो इसका जो रेवेन्यू रेट डिसाइड किया गया था 14% इंक्रीज हो रहा है, उसका बेस ईयर लिया रखा गया था 2015-16 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट वाज इम्पोज्ड, ये पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद में। जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट 2017 वाज इनेक्टेड। जीएसटी काउंसिल है उसने रिकमेंड किया था, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है कौन से आइटम्स थे, जैसे कि मोस्टली लग्जरी गुड एंड डीमेरिट गुड पे एक सेस लगाई गई थी। सेस क्या होता है? सेस इज ए टैक्स, इट इज़ अ टैक्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। एक सरचार्ज होता है, सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक। टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज कैन बी फॉर एनी पर्पज। तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया था लग्जरी गुड एंड डीमेरिट गुड हैं, यानी कि उन पे जैसे कि अल्कोहल है, टबाको है, उन पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स का सेस लगाया गया था, जिससे वो जाता था जीएसटी कंपनसेशन फंड में जाता था, जिससे कंपनसेट किया गया था स्टेट्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवीज एंड कलेक्ट जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाती है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, परंतु उसको ट्रांसफर किया जाता है जीएसटी कंपनसेशन फंड में, जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी हैज लेड टू द हार्मोनाइजेशन ऑफ द टैक्सेस, यानी कि जीएसटी से बहुत सारे टैक्स कम हुए हैं। दिस इज करेक्ट। देयर इज नो जीएसटी लेविड इन एंटायर सप्लाई चेन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। हाँ, तो एक्सपोर्ट से हैं वो उसका जो लगता है, जितना जिसको भी जीएसटी मिलता है उसको आईटीसी इनकम टैक्स क्रेडिट है वो वापस हो जाते हैं। ये जीएसटी का जो टैक्स क्रेडिट है वो वापस हो जाते हैं। एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है? जीरो रेटेड है। एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड बोलते हैं उसको, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है इफेक्टिवली। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। तो GST has led to the reduction in number of the taxes. Now the same tax rate is applicable across all the countries. This is called as harmonization of taxes. बहुत सारे टैक्सेस को कम कर दिया गया है, उसके कारण इसको हम बोल रहे हैं harmonization of taxes. On export, the government credit back the GST paid to the supplier. जो supplier देता है उसको वापस दे दिया जाता है GST. No GST on, effectively there is no GST on export in the entire supply chain. उसको बोलते हैं exports are zero rated. Next question is, consider the following statement regarding the year on, consider the following the year average of monthly GST collection in the last 5 years. पिछले 5 साल में जो GST है वो continuously increase हुआ है implement करने के बाद में। It has steadily increased in the last 5 years since GST implementation. This is correct statement. Second कहता है it has increased initially, तो नहीं, the trend बताया गया है, तो statement first is correct. It has increased continuously in the last 5 years. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज द नेशनल क्लाइमेटी कॉन्टीजेंट ड्यूटी लगाती है टू फाइनेंस द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को फाइनेंस करने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। दिस इज करेक्ट है। NDRF हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। दिस इज आल्सो करेक्ट। NDRF इज अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और किसके अकाउंट के अंदर है NDRF, ये आप बताओगे? NDRF is under public account or not? सोचो सोचो सोचो। NDRF is under public account of India. सो जीएसटी कंपनसेशन सेट्स इज जीएसटी कंपनसेशन फंड है वो भी पब्लिक अकाउंट के अंदर है, स्मॉल सेविंग वाला भी पब्लिक अकाउंट के अंदर है। सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवीज द नेशनल कॉम्पिटेंट ड्यूटी ऑन द टॉप ऑफ दिस। अनसेसरी लगती है वो किस पे लगती है? एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगती है, ठीक है, विच गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। and then this amount is appropriated and transferred to the national disaster relief fund में जाएगी, जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उस पर सबसे पहले क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगा, फिर उसके बाद में जीएसटी लगता है यदि एप्लीकेबल हो तो। दे आर ट्रीटेड इंटर स्टेट, जो इंपोर्ट है उनको ट्रीट किया जाता है इंटर स्टेट सप्लाई और जीएसटी के लिए ट्रीट किया जाता है और उस पर IGST भी लगता है, ठीक है। दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। तो कस्टम ड्यूटी एंड IGST आर बोथ आर एप्लीकेबल। इस पर जो लगेगा टैक्स होगा वो IGST होगा, क्योंकि इसको
माना जाता है कि वो जो बाहर से सप्लाई आ रहा है वो क्या है, जैसे इंपोर्ट करके आ रहे हैं वो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की तरह, आईजीएसटी की तरह ट्रीट करते हैं बिटवीन टू स्टेट्स वाला, ठीक है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, कस्टम ड्यूटी भी लगेगा इस पर। इम्पोर्ट्स आर जीरो रेटेड, ये हमने कहीं नहीं कहा है कि इम्पोर्ट्स जीरो रेटेड होते हैं। इम्पोर्ट्स जीरो रेटेड क्यों होंगे भैया, इम्पोर्ट पे टैक्स क्यों नहीं लगाएंगे हम। इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट से हमको रेवेन्यू, हम बेचेंगे तो कमाई होगा, इंपोर्ट से तो हमारा इंडस्ट्री का बैंड बच जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ये पैराग्राफ। तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट जो करते हैं हम, इंपोर्ट करते हैं, और मूवमेंट ऑफ गुड अक्रॉस द स्टेट्स, यानी कि वन स्टेट से टू स्टेट्स है, जैसे कि दिल्ली से इससे जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, पंजाब से हरियाणा में आ रहा है, दैन केरल से तमिलनाडु जा रहा है। दे आर ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। ऑन इम्पोर्ट पहले कस्टम ड्यूटी लगता है, फिर आईजीएसटी लगता है। कंसिडर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ई बिल, ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो पहले पास करने के लिए जो पहले कोई भी गुड्स से सप्लाई किया करते थे, जैसे कि मान लेते हैं हरियाणा से, उसको पास करना था तमिलनाडु से, में ट्रक में जाता था सामान, ट्रक में सामान जाता था। मान लेते हैं गेहूँ जा रहा था, वीट का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, यहाँ से जो चलता था तो उसको एक बिल बना के देना पड़ता था, कि वे बिल बोलते थे उसको, वे बिल, जिसमें डिटेल होता था उसके अंदर क्या क्या है सामान के अंदर, उसमें ट्रक में क्या है, उसका गाड़ी नंबर है, चालक नंबर है, ये सारा। तो उसी को अभी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, उसको ई वे बिल बोलते हैं। इट इज़ मैंडेटरी एज पर जीएसटी लॉ, तो ई वे बिल इज़ मैंडेटरी एज पर द जीएसटी लॉ, दिस इज करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द गुड ट्रांसपोर्टेड वर्थ मोर देन 50,000, ये उन गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो। दिस इज़ करेक्ट है। यदि आप 50,000 से ज़्यादा का गुड्स है, एग्रीगेट गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसको आपको ज़रूरत पड़ेगी ई वे बिल से। आपको जो भी ट्रांसपोर्टर है वो पहले ई वे बिल जनरेट करेगा, फिर उसके बाद में ही जाएगा। उसमें ई वे बिल में डिटेल होती है, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की डिटेल होती है, किसके पास जा रहा है उसकी डिटेल होती है, गाड़ी नंबर डिटेल होती है, ड्राइवर की होती है, उस पर कितना जीएसटी पे किया गया है, वो सारी डिटेल्स इसमें होती है। इट विल चेक्स टैक्स इवीजन, तो इससे पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मूव कर रहा है, तो उस पर जो है इफेक्टिवली टैक्स लगा सकते हैं हम फिर। दिस इज़ आल्सो करेक्ट। तो इट विल सप्लाई चेन में आ जाएगा सारा का सारा डिजिटल डेटा, उस पर टैक्स लगेगा। तो डी फॉर दिल्ली, आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल और ई वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय द कैरियर, कैरियर होता है उसके द्वारा इश्यू किया जाता है, गिविंग द डिटेल एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द शिपमेंट ऑफ कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट की डिटेल होती है, इसमें नाम ऑफ कंसाइनर का नाम होता है, फिर कंसाइनी का नाम होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ से चला है वो सामान ऑफ कंसाइनमेंट दिया होता है, इट्स डेस्टिनेशन दिया होता है, उसका रूट दिया जाता है। ये सारी बातें उसमें पता होती है। जब रूट पता होगा तो उस पर क्या है हम चेक कर सकते हैं, ज़्यादा का जा रहा है, कम का जा रहा है माल, उसको सब कुछ जितना आता है ट्रक्स का, मूवमेंट्स का गवर्नमेंट सब कुछ चेक कर लेती है कैमरा के द्वारा। तो ये ज़रूरी है, मैंडेटरी कर दिया गया है। ₹50,000 से जिसके ज़्यादा है उसके लिए ई वे बिल जनरेट किया जाना ज़रूरी है। ई वे बिल इज बेसिकली कंप्लायंस मैकेनिज्म वेयर इन बाय द वे ऑफ ए डिजिटल interface the person causing the movement of the good upload the relevant information prior to the commencement of the movement। मूवमेंट से पहले ही इसको अपलोड करना पड़ता है। तो इसको जीएसटी पोर्टल पे ई वे बिल इसको डाला जाता है। तो ई वे बिल इज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट गुड बीइंग ट्रांसपोर्टेड दे कंप्लाई द जीएसटी लॉ एंड इज एन इफेक्टिव मूवमेंट टू ट्रैक द गुड्स एंड सप्लाई अक्रॉस द कंट्री। दैट क्या है, से क्या है हमारा टैक्स इवेजन हम पढ़ चुके हैं, दैट इज इलीगल। द ई वे बिल अंडर द जीएसटी बिल हैज रिप्लेस्ड द वे बिल, जो वे बिल होता था वेट रेजिमे के अंदर होता था उसको रिप्लेस किया है। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी, तो ये कुछ जो है कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसमें 4-5 स्लेब है, कौन सा किस में स्लेब में आएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो स्मॉल टैक्स पेयर थी, स्मॉल टैक्स पेयर को सिंप्लीफाई करने के लिए उनको एक सर्टेन उनका जो टर्नओवर है, उनका टर्नओवर या फिर प्रॉफिट है, उनका एक सर्टेन परसेंटेज ही उसको क्या है टैक्स देना है। उनको बोला गया था, गवर्नमेंट ने उनको छूट दी गई थी, ठीक है। तो उस छूट का यानी कि 5% उसका टर्नओवर है, तो उसका मान लेते हैं 1,000 रुपये का टर्नओवर है, तो उस पर वो 5% जीएसटी का पे कर सकता है डायरेक्टली।
तो इसमें इसका नुकसान ये है कि उनको आईटी ये इनकम टैक्स जो क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा इससे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एग्जम्प्ट द स्मॉल टैक्स पेयर फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी। नो, सर्टेन रेट पे उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो एग्जम्प्ट नहीं करता है, दिस इज रॉन्ग। सेकंड कहता है अलाउ द स्मॉल बिजनेसेस, तो कंपोजिशन स्कीम अलाउ द स्मॉल बिजनेसेस के लिए थी टू पे द टैक्स एट द फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स टर्नओवर, दिस इज करेक्ट है, उनको फिक्स परसेंटेज ही देना पड़ता है उनको। इट रिड्यूसेस द, इसके कारण क्या है कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगी स्मॉल बिजनेस को, उसके मान ले जो होते हैं टैक्स वाले बनाने वाले, क्या नाम है, ऑडिटर वगैरह, उन सब के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो जल्दी से सीधा भर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, डी फॉर दिल्ली। तो कंपोजिशन लेवी इज ए अल्टरनेटिव मेथड है ऑफ टैक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। किस किस के लिए एप्लीकेबल है? जिसका टर्नओवर कितना है 1.5 करोड़ रुपीज़ है, उसी के लिए है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है, 1.5 रुपये है या फिर 1.5 करोड़ है या फिर उससे कम है। एंड इसको 40 लाख से नीचे वालों को तो देना ही नहीं पड़ता है जीएसटी। देन 40 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में जिसका टर्नओवर है उसके लिए ये एप्लीकेबल है स्कीम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग द सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर स्मॉल बिजनेस की। ये क्या है, कंप्लायंस कॉस्ट को कम कर देगा ताकि उसका जो खर्चा है जो अकाउंट मेंटेन करने का, वो अकाउंट तो मेंटेन करने के पड़ेंगे, बट वो क्या है कि टेक्निकल प्रोसेस में उसका ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। इट इज़ एन ऑप्शनल स्कीम है, यहाँ से ऑप्शनल है, तो जो पर्सन चाहे उसके लिए पे ले सकता है, जो नहीं चाहेगा वो नहीं लेगा। तो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितने का है? स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर विद टर्नओवर ऑफ 50 लाख, तो जिनका टर्नओवर है अप टू 50 लाख है, दे कैन एप्ट फॉर दी कंपोजिशन स्कीम, उसके लिए 6% का लगेगा। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए जिसका टर्नओवर 50 लाख तक है उसको 6% का जीएसटी लगेगा। और दूसरा ये हमने देखा है स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस जिसका टर्नओवर है 1.5 करोड़ से कम है, उसमें क्या है 1% फ्लैट टैक्स लगेगा। इस पे वो इनकम टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनकम टैक्स आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो इस पर क्लेम नहीं कर सकते, यही इसका नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग क्राउडिंग आउट। हमने देखा था क्राउडिंग आउट क्या है, क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। यदि गवर्नमेंट मार्केट से ज़्यादा बोरो कर लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो इंटरेस्ट रेट क्या है बढ़ जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं होगा, तो उससे क्या है प्राइवेट सेक्टर की क्या है क्राउडिंग आउट हो जाएगी, वो इकोनॉमी में स्पेंड नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इंक्रीज पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग रिप्लेसेस द गवर्नमेंट सेक्टर स्पेंडिंग, दिस इज करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे लगा रही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो डेफिसिट स्पेंडिंग कर रही है थ्रू द बोरोड मनी, जो ये उधार लेके कर रही है मार्केट से, लीड टू दी हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, हार्डनिंग यानी कि वो इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग यूज ऑफ द फाइनेंशियल स्पोर्ट्स रिसोर्सेज जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यूज किए जा सकते थे, दिस इज आल्सो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग ए सर्विस और गुड दैट वुड अदरवाइज बी ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्री। यदि गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं करती तो क्या है, तो वो प्राइवेट सेक्टर यूज कर सकता था उसको अपॉर्चुनिटी को, दिस इज आल्सो करेक्ट। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है क्राउडिंग आउट में, ठीक है। When the government borrows the more, then there will be a decrease in the private investment due to the reduction in the amount of spending, ये हमने पढ़ लिया, आप पढ़ सकते हो उसको रोक के। नेक्स्ट इज क्राउडिंग इन। तो क्राउडिंग इन में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंट करती है प्राइवेट सेक्टर को, कॉम्प्लीमेंट करती है प्राइवेट सेक्टर को। जैसे गवर्नमेंट है कोई गांव में रोड बना दे, यानी कि जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर या फिर भारतमाला के अंदर गवर्नमेंट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, रोड बना रही है, रोड जैसे जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती जा रही है उसके चारों ओर क्या है प्राइवेट सेक्टर अपनी दुकान खोलते जा रहे हैं, होटल खोलते जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट क्या है वहाँ पे माहौल बना रही है, गवर्नमेंट माहौल बना रही है और वहाँ पे जाम कौन खड़का रहा है, प्राइवेट सेक्टर, तो पैसे कौन कमाएगा, प्राइवेट सेक्टर, तो उसको बोलते हैं क्राउडिंग इन। तो टारगेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्ट एज इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर दिस इन द शॉर्ट रन, दिस इज करेक्ट। देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग कॉम्प्लीमेंट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, हमने अभी देखा इट कॉम्प्लीमेंट। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब्सिट्यूट द प्राइवेट सेक्टर, नो इट कॉम्प्लीमेंट कर रही है, सब्सिट्यूट थोड़ी कर रही है। फोर्थ इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बूस्ट द डिमांड फॉर द गुड्स विच इन टर्न इंक्रीजेज द प्राइवेट डिमांड।
तो प्राइवेट डिमांड्स इंक्रीज होगी, यानी कि गवर्नमेंट कोई रोड बना रही है, गवर्नमेंट रोड बना रही है, उसके लिए क्या है, उसको सीमेंट भी चाहिए होगा, तो सीमेंट चाहिए होगा तो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रही होगी, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड होगी, तो प्राइवेट सेक्टर का जो सप्लायर है उसका डिमांड बढ़े रहा होगा। दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज इन सी फॉर कलकत्ता। तो अपोजिट ऑफ द क्राउडिंग आउट इज क्राउडिंग इन, where the private investment is increases as the debt financing government spending increase. If the economy is in slow down में होती है तब इसका यूज किया जाता है, और द डिमांड इन इकोनॉमी इज लेस होती है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। इट इज फिस्कल सेल्फ स्टिमुलस, then an increased government spending boosts the demand for the goods, which in turn increases the private sector demand. The private sector crowds in to satisfy the increasing customer needs को satisfy करने के लिए प्राइवेट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक हैज रिजल्टेड इन बोथ सप्लाई। कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लग गया था, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, उसके कारण क्या है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी। इट हैज लेड टू द सप्लाई साइड एज वेल एज डिमांड साइड। लोगों के पास पैसा नहीं था, धंधा बंद हो गया था, इनकम बंद हो गई थी, तो क्या है, डिमांड कम हो गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग मे रिजल्ट इन द क्राउडिंग इन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे इट मे रिजल्ट, यस, बिकॉज इकोनॉमी 100% पे काम नहीं कर रही थी, तो क्या है, इट मे रिजल्ट इन द क्राउडिंग इन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। दिस इज करेक्ट। क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेकंड स्टेटमेंट कहता है क्राउडिंग आउट यानी कि पैसा ही नहीं लगा रहा है प्राइवेट सेक्टर, मे नॉट बीन एन ऑप्शन टू अनयूटिलाइज रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में बहुत सारे अनयूटिलाइज थे, जो फैक्ट्रीज थी वो क्या है, कम पे काम कर रही थी, 20 पे काम कर रही थी, वो 15 पे काम कर रही थी, डिमांड भी कम थी। तो उसके बाद में जो प्राइवेट सेक्टर को क्राउडिंग आउट करना इज नॉट एन ऑप्शन। दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड इज फॉलोइंग ए काउंटर साइक्लिक अप्रोच, यानी कि हम देख चुके हैं काउंटर साइक्लिक फिस्कल अप्रोच, गवर्नमेंट कैन फ्रंट लो द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कैन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग लगाएगी, तो उसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग हो जाएगा। दिस इज आल्सो करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो ये आप पढ़ सकते हो, हमने पढ़ लिया है पहले ही। कंसिडर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायर ग्रोथ रेट रिलेटिव टू इंटरेस्ट रेट मेक्स द डेब्ट सस्टेनेबल। यदि आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है और आप पे कर्जा भी है, यदि आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है और आप पे कर्जा है, तो ये आपका डेब्ट सस्टेनेबल हो जाएगा यदि आपकी इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। तो हायर ग्रोथ रेट रिलेटिव टू इंटरेस्ट रेट मेक डेब्ट सस्टेनेबल, दिस इज करेक्ट। लॉन्ग मेच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ द डेब्ट रिड्यूसेस द रोल ओवर रिस्क। रोल ओवर रिस्क क्या होता है, हमने पहले देखा है रोल ओवर रिस्क क्या होता है। तो रोल ओवर रिस्क में क्या होता है कि यदि मैंने कोई लोन लेता हूँ, मैंने लोन लिया किसी से, मान लेते हैं हाउसिंग लोन लिया, ठीक है, हाउसिंग लोन मेरे को दे पड़ना है, मान लेते एक इसको हाउसिंग लोन तो नहीं है, ठीक है, कार का लोन लिया है, ठीक है, हाउसिंग लोन तो लॉन्ग टर्म लोन होगा, शॉर्ट टर्म लोन होगा, इसमें 1 महीने में मेरे को पैसे वापस करने हैं, 1 महीने में पैसे वापस करने, और मेरे पास अभी कोई इनकम का साधन नहीं है, या फिर मेरी जॉब चली जाए तो मेरे पास फिर क्या है, मेरा नुकसान हो जाएगा। जॉब चली जाए तो मैं इस पैसे को, जो 10 लाख रुपए का मेरी कार पे लोन लिया है, वो मैं दे नहीं पाऊँगा। जब दे नहीं पाऊँगा तो मेरे को क्या है, और लोन लेना पड़ेगा किसी से, तो मेरे को इस लोन को पे करने के लिए और लोन लेना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं रोल ओवर रिस्क। एग्जिस्टिंग जो लायबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए भी आपको लोन लेना पड़े, तो उसको रोल ओवर रिस्क बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म में क्या है, ज़्यादा होगा, लॉन्ग टर्म में होता तो कम होता। लॉन्ग टर्म में हम कैसे मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है, बी नहीं सी। तो इफ नॉमिनल ग्रोथ रेट इन इकोनॉमी इज हायर दैन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट then the government borrows money, then the increased tax resources, ये आप पढ़ सकते हो कुछ से। तो roll over risk come into the picture when the debt is about to mature and there is no money to repay the debt. In that case, the company need to borrow the money to repay the debt. When the maturity profile of debt is short, then there is a rollover risk. Consider the following statement regarding the inverted duty structure. Inverted duty structure में क्या होता है, जैसे कि कार है, देखो हम 2 चीज़ें मंगवा रहे हैं, एक तो कार मंगवा रहे हैं, कार इंपोर्ट करवा रहे हैं, दूसरा है मैं उस कार का टायर
इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो टायर कौन इंपोर्ट कराएगा? जो कार बनाएगा इंडिया में। इंडिया में कोई कंपनी मान लेते हैं ए कंपनी कार बना रही है, तो उस पर कार इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर हमें मान लेते हैं 2% गवर्नमेंट टैक्स दे रही है, जो कस्टम ड्यूटी है वो 2% लगाई गई है। और जो टायर इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, उस पर 15% लगा दूँ मैं, गवर्नमेंट 15% उस पर लगा दे कस्टम ड्यूटी टायर पे, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो जो इनपुट्स होगा कार बनाने के लिए, एक को जब कार बनानी होगी, एक कोई इंडियन कंपनी मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं टाटा है, तो टाटा को जब कार बनानी पड़ रही है तो उसको टायर पे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ रही है। और सीधा डायरेक्ट कार को हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कम पैसा देना पड़ रहा है। तो उसमें क्या है, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि बहुत सारे किसी कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए जाते हैं, तब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो जाता है। बहुत सारे कम करना पड़ जाता है ना, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर को कम करेंगे तो इसमें यह हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है टू मेक द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर गुड्स लेस कम्पिटिटिव अगेंस्ट द फिनिश्ड प्रोडक्ट इम्पोर्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट। यानी कि हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे तो उससे क्या है, 15% ये 15% और 2% है, तो उसके कारण क्या है, प्राइस बढ़ जाएगा तो लेस कम्पिटिटिव होगा। दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है फिनिश्ड गुड्स आर टैक्स एट हायर टैक्स रेट दैन दी रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड आर टैक्स एट लोअर टैक्स रेट, दैन दी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज टैक्स एट हायर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू साइनिंग ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें तब ये इस तरह का स्ट्रक्चर अराइज होता है। दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट हियर। फर्स्ट एंड थर्ड इज इन डी फॉर Delhi. When the import duty on the raw material is higher than the finished good, then it makes the domestic manufacturer less competitive, and the traders start importing manufactured good in the country rather than manufacturing the good domestically. यानी कि उसको यहाँ पे क्यों बनाएंगे जब इस पर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, बाहर से मंगवाना चीप हो। तो इंडिया लेवीज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ रॉ रबर पे लगाते थे हम। One of the lowest duties on import of the finished good, that is on tire. This has created the inverted duty structure. This kind of the structure get created because of signing of the free trade agreement, where the countries try to give domestic market access to the free trade agreement partner by reducing the import duty on certain item. ये हमारे 7 तक क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद। We will complete rest soon by tomorrow maybe.